उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक उमर हबीब और प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आज के इस सेशन में इंशाल्लाह हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 12 जो कि सैलरी से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा कुछ वीडियोस में हम इसी ऑर्डिनेंस के बाकी सेक्शंस को भी बेसिक टू एडवांस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले सेक्शन 12 जो कि सैलरी से रिलेटेड है इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सब सेक्शन 1 जिस तरह ये, अच्छा मैं पहले बताता चलूँ, जिस तरह ये 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह नीचे आ जाएगा 3, आ जाएगा 3 4 5, इनको सब सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 1 में वो ये बात कर रहा है कि जो भी एक सैलरी एम्प्लॉय को रिसीव होगी और जिस साल में होगी वो उसी साल की इनकम कंसिडर की जाएगी और उसी साल उस पर टैक्स लागू किया जाएगा। आगे सब सेक्शन 2 में वो हमें थोड़ा डिटेल से बता रहा है कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं, कौन सी ऐसी अमाउंट्स हैं जिनको हम सैलरी कंसिडर करेंगे। आइए इनको वन बाय वन कवर करते हैं। अच्छा जी, पॉइंट ए में वो बात कर रहा है एनी पे, वेजेस और अदर रिम्यूनरेशंस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम्स, कमीशंस, फीस, ग्रेच्युटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट वगैरह। अच्छा, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल साल में आपको 30 छुट्टियां अलाउड है, ठीक है, और आप उसमें से 5 या 10 छुट्टियां करते हो, बाकी 20 आपकी अभी भी पेंडिंग है। उस पेंडिंग छुट्टियों को लेके जो आपको बोनस रिसीव होगा उसको हम कहते हैं पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। ठीक है, इसी तरह आगे बात करें वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, इस चीज़ को ब्रैकेट में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशन, मतलब आपके वो एम्प्लॉय जो किसी माइंस वगैरह में कोई ऐसी डेंजरस कंडीशन में काम कर रहे हैं और आप उन उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उनको कोई एडिशनल अमाउंट पे करते हैं मंथली या एनुअली, उसको वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स कहा जाता है। पॉइंट्स बी में वो पर्क्स की बात करता है, जितने भी जो भी पर्क्स वगैरह एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरफ से रिसीव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अपन सॉरी एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को पर्सनल यूज़ के लिए और ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, जो भी पेट्रोल की कॉस्ट है, वो खुद एम्प्लॉयर खुद बियर कर रहे हैं। तो ऐसी भी जो अमाउंट्स हैं उनको भी हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। नीचे पॉइंट सी में आए तो उसमें वही कह रहा है अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब रेंट्स वगैरह, subsistence, rent, utilities, education, entertainment, but shall not include any allowance solely expended in performance of the employee duty। मतलब कोई भी ऐसी एक्सपेंस जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एक्सपेंड हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स इनकर हुए हैं, उनको निकाल के बाकी जो इंटरटेनमेंट या जो भी ट्रैवलिंग एम्प्लॉय की पर्सनल थी उसको भी आपने सैलरी कंसिडर करना है। अच्छा जी, वो यहाँ पे एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये जो लाइन हमने अभी डिस्कस की ना, बट शैल नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर होंगे उनको आपने सैलरी में इंक्लूड नहीं करना। इसमें भी आगे वो कह रहा है कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने सैलरी में इंक्लूड करना है, हालांकि वो ऑफिशियल कॉस्ट के लिए होगी लेकिन फिर भी आपने उनको सैलरी में इंक्लूड करना है। उसमें सबसे पहली है ऐसा अलाउंस जो फिक्स सैलरी के तौर पे आपको हर मंथ पे किया जाए, उसको भी आपने इनकम कंसिडर करना है। ठीक है, दूसरा ऐसा अलाउंस जो मतलब होली लगा ना हो ऑफिशियल काम के लिए, मतलब अगर एम्प्लॉयर ने आपको 1 लाख अमाउंट पे की है जिसमें से आपके पास 60 या 70 हज़ार ऑफिशियल वर्क के लिए यूज हुए, बाकी 30 हज़ार बच गए, वो जो 30 हज़ार आपके पास बच गए वो आपका आपकी पर्सनल सेविंग है। तो अगर वो एम्प्लॉयर आपसे वापस नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि वो आपकी इनकम है। पॉइंट डी में वो बात कर रहे हैं एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर
मतलब कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक एम्प्लॉय ने अपने पर्सनल इनकर किए हैं, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स कर दी अमाउंट, ठीक है, अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। यहाँ पे फिर वही यही वापस बात कर रहा है कि कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए इनकर्ड हुए हैं, वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, वो इनकम, वो एक्सपेंडिचर्स हुई जो एम्प्लॉय ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किए हैं, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्समेंट कर दी है, वापस कर दिए हैं, तो वो आपकी सैलरी का हिस्सा समझा जाएगा। जी, आगे पॉइंट ई में आए तो उसमें वो कह रहा है अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स इन ल्यू और इन एडिशन टू सैलरी इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कोई ऐसी अमाउंट जो इन एडिशन टू सैलरी आपको रिसीव हुई। आगे वो कुछ 5 पॉइंट में हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सबसे पहले, एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, मतलब आप जब शुरू में एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में इंटर हुए, उस वक्त जो एम्प्लॉयर ने आपको एज अ बोनस या एज अ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में इंटर होने के लिए कोई अमाउंट आपको पे की, तो वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगा, ठीक है। इस तरह ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें वो बाकी डिफरेंट ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जिसमें ग्रेचुटी आ जाती है, या जब टर्मिनेशन के वक्त जब आपको एम्प्लॉयर को अमाउंट पे करते हैं, आप उसके साथ एग्री करते हैं, तो भी आपकी सैलरी समझी जाएगी, ठीक है। आगे पॉइंट एफ में आ जाए तो पॉइंट एफ में वो पेंशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट जी में वो कह रहा है कि ये इंशाल्लाह सेक्शन 14 जो है वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। सेक्शन 14 में जरा चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ ये है किस बारे में। सेक्शन 14 है जी एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, ठीक है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती है कि जब एक एम्प्लॉयर जो है वो अपनी कंपनी के शेयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को इशू कर दे, ठीक है, तो वो होती है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। जी, तो पॉइंट जी में जो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी सैलरी जो एम्प्लॉयर ने आपको शेयर्स की मद में दी है, वो भी आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी। इस सेक्शन को इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आगे आते हैं जी सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 में वो ये बात कर रहा है कि वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे टैक्स चार्जेबल ऑन एन एम्प्लॉयज सैलरी, the amount of employees income chargeable under the head salary shall be grossed up by the amount of tax payable by the employer। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जब आप एम्प्लॉयर के साथ एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में इंटर हुए, तो एम्प्लॉयर ने आपको ये भी कंडीशन रखी कि जो भी आपकी सैलरी पे टैक्स बनेगा वो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। तो इसमें भी ऑर्डिनेंस ये कह रहा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन या एम्प्लॉयर जो है वो आपका टैक्स देगा, तो वो जो टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा वो भी आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी। आगे सब सेक्शन 4 में हम जाते हैं तो उसमें वो ये कह रहे हैं नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन ड्राइविंग अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट सैलरी। मतलब अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस आपने देखा ही होगा, वो बिजनेस की इनकम शो हो रही होती है, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहले रेवेन्यू आता है, फिर जो भी एक्सपेंसेस वगैरह इनकर किए होते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पे जो एफबीआर है वो अपना टैक्स चार्ज करता है। लेकिन सैलरी में वो ये कह रहा है कि आपको ऐसे कोई एक्सपेंसेस डिडक्ट करने की इजाज़त नहीं है, जो भी सैलरी ग्रॉस सैलरी आपने कमाई उस पर आपको टैक्स देना है। जी, सब सेक्शन 5 में वो बात कर रहा है for the purpose of this ordinance an amount or perquisite shall be treated as received by an employee for any employment regardless of whether the amount of perquisite is paid or provided। मतलब शॉर्टली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने अमाउंट पे की, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो अमाउंट एम्प्लॉय को रिसीव हो चुकी है अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को, ये जो ए बी सी है, इसको मीट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए कंडीशन क्या है
बाय द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर एंड एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी। अगर एम्प्लॉयर पे करे या एम्प्लॉयर का कोई एसोसिएट पे करे या कोई थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद एन एम्प्लॉयर, वो अगर एम्प्लॉय को पे करे तो ये कंसिडर किया जाएगा कि एम्प्लॉय ने अमाउंट रिसीव कर ली है या एम्प्लॉय को अमाउंट पे हो चुकी है। और बाय अ पास्ट एम्प्लॉयर और अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कहते हैं कि जो आने वाला है, ठीक है। और सी में कह रहा है टू द एम्प्लॉयज और टू एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉय। अगर को वो रिसीव हुई है एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के किसी एसोसिएट को और टू थर्ड पार्टी अंडर एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय, अगर तो वो एम्प्लॉय को रिसीव हुई या एम्प्लॉय के किसी एसोसिएट को रिसीव हुई या कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो एम्प्लॉय के एग्रीमेंट में थी या एम्प्लॉय ने आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दी थी, तो अगर तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं तो ये कंसिडर किया जाएगा कि एम्प्लॉयर ने सैलरी पे कर दी और एम्प्लॉय ने उस सैलरी को रिसीव कर लिया। चलते हैं आगे क्लॉज 6 की तरफ। अच्छा जी, इसमें वो मेनली एक बात कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन होती है तो जो अमाउंट एम्प्लॉयर्स की तरफ से एम्प्लॉय को दी जाती है उसे कहा जाता है गोल्डन हैंड शेक, ठीक है, गोल्डन हैंड शेक। तो उस पर जो टैक्स लागू होगा वो किस तरह लागू होगा, उसका फार्मूला भी उसने बता दिया है, ए डिवाइडेड बाई बी। ए क्या है, ए इज द टोटल टैक्स पेड और पेएबल बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है, फॉर द थ्री प्रोसीडिंग टैक्स ईयर्स, मतलब पिछले 3 सालों का जो टैक्स पे किया उसने या पे करना है उनको, उसका सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी। बी क्या है, बी इज द एम्प्लॉयज टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर थ्री प्रोसीडिंग टैक्स ईयर्स, मतलब जो उसने टैक्स पे करना है पिछले 3 सालों में, पे किया है या करना है पिछले 3 सालों में, उसको सम करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय करेंगे जो उसकी टोटल एनुअल इनकम है पिछले 3 सालों की, उसका सम करेंगे आप, ठीक है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगी जो कि परसेंटेज में होगी। उस परसेंटेज को आपने उस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो अमाउंट आएगी वो आपने टैक्स पे करना है। इसको हम एक्सेल में भी एक नज़र देखते हैं। अच्छा जी, हम आ गए एक्सेल में। अच्छा ये देखें, सैलरी इनकम आ गई, ईयर 1 की 1 मिलियन, ईयर 2 की 1 मिलियन और ईयर 3 में 1 मिलियन से सैलरी रिसीव हुई। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए सिर्फ ये अमाउंट्स लिए हैं। 1 मिलियन पे टैक्स 1000 लिया, इसी तरह 3 ईयर्स का जो है वो टोटल आ गया 3000। अब उस फार्मूले के तहत अब हम इनको अगर डिवाइड करें, टोटल टैक्स फॉर 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय सैलरी इनकम ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, ये करेंगे तो ये आपके पास एक परसेंटेज आ गई 0.001%, मतलब ये 1% आपके पास एक परसेंटेज आ गई जी, 0.1% आपके पास परसेंटेज आ गई है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल मैंने लिया है कि फार्मूला अप्लाई किस तरह होता है। जब इस परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर उसे 1 मिलियन अमाउंट रिसीव हुई है, इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 1000। आपका टैक्स है जो आपने गोल्डन हैंड शेक जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है उस पर पे करना है। वापस चलते हैं अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ। जी, आगे सब क्लॉज 7 में वो कह रहे हैं कि वेयर एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, ठीक है, और एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉय इज चार्जेबल एट हायर रेट्स ऑफ टैक्स देन would have been applicable if the amount had been paid to the employee in the tax year in which the service were rendered। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक साल में एक इंडिविजुअल, एक जो एम्प्लॉय ए है उसकी सैलरी थी 1 मिलियन, ठीक है। अब हुआ ये कि 2 लाख उसे ईयर 1 में नहीं मिली, वो 2 लाख की अमाउंट जो है वो उसे ईयर 2 में मिली है इन एरियर्स, ठीक है। अब होगा क्या,
अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो पे करे जो 8 लाख ईयर वन में से पे हुई है, उस 8 लाख पे जो टैक्स बनता है वो पे करे, और ईयर टू में जो 12 लाख मतलब 2 लाख ईयर वन का और 10 लाख जो है वो ईयर टू में जो अमाउंट उसे रिसीव हुई उस पे जो 12 लाख टैक्स बनता है, 12 लाख पे जो टैक्स बनता है वो पे करे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईयर वन में भले ही उसे 10 लाख पूरी नहीं मिली, लेकिन वो ये कंसिडर करे कि वो 10 लाख पूरी मिली है और वो 10 लाख पे टैक्स पे करे। और ईयर टू में भी, हालांकि ईयर टू में से रिसीव हुई है 12 लाख, लेकिन वो टैक्स उतने पे ही करेगा जितनी उसकी ईयर टू की रिसीवेबल है, मतलब 1 मिलियन, 10 लाख, उसी पे टैक्स पे करेगा। ये दो ऑप्शन है टैक्स पेयर के पास कि उन दोनों में से जैसे चाहे वो ऑप्ट कर सकता है, और इसका नोटिस जो है वो कमिश्नर को इन रिटर्न देगा कि मैंने ये ऑप्शन अडॉप्ट किया है। अच्छा जी, सब सेक्शन है जो कि इस सेक्शन का लास्ट है, इसमें वो अख्तामी बात कर रहा है कि जो भी प्रोसेस वो आपने आपने करने हैं, चाहे वो 6 है 7 है, जो भी ऊपर वाली जो भी कंडीशंस हैं, वो आपने कोशिश करनी है कि जो ड्यू डेट है फाइलिंग की, ठीक है, उससे पहले करनी है, अदरवाइज आप पे कोई भी पेनल्टी या कोई चालान अलग किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह हम हम एक कैलेंडर ईयर देखते हैं ना, जो जनवरी टू दिसंबर का एक कैलेंडर ईयर होता है, इसी तरह टैक्स का भी एक ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। अगर हम करंट जो टैक्स ईयर 2025 है इसकी बात करें, तो ये स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक, ठीक है। ये 2025 का टैक्स ईयर है। इसी तरह अगर टैक्स ईयर 2026 की बात करें, तो वो अभी स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 को वो एंड होगा टैक्स ईयर 2026। अच्छा जी, ये था हमारा सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई ऐसी क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा होगा आपको, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन, तो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।